अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाक साइकॉम। हमारा आज का सेशन स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं हायर एजुकेशन के लिए उनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर अय्याज खान साहब। आप क्लिनिकल एमआरआई साइंटिस्ट हैं सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल यूएस में। आपकी जो स्पेशलिटी है वो है मेंटोरशिप, करियर काउंसलिंग, सीवी राइटिंग स्किल्स और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के हवाले से आप स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। तो डॉक्टर साहब को हम वेलकम करते हैं। जी डॉक्टर अय्याज खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। सर, आपके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। आपका प्रोफेशनल जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ और आप करंटली आपकी जॉब क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त एज अ क्लिनिकल साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो मेडिकल इमेजिंग में है। और मेडिकल इमेजिंग में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अनवा अक़साम की इमेजिंग होती है। सीटी है, एक्सरे है, एमआरआई है, फिर न्यूक्लियर मेडिसिन है और आप उसके बहुत से नाम आपको मैं बता सकता हूँ जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। मेरा एमआरआई में एक्सपर्टीज़ हैं और मैं इस वक्त कैंसर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। और जो फोकस जिस पे मेरा ज़्यादा काम होता है वो होता है उसकी तशख़ीस पे, डायग्नोसिस पे, कि जो बच्चों से रिलेटेड जितनी भी कैंसर हैं उनको हम लोग डायग्नोस करते हैं। मेरी जर्नी जो शुरू हुई है वो किसी भी स्टूडेंट की जो 90s में होती थी कि माँ बाप का ये कहना होता था कि आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। डॉक्टर से बनने में मेरे कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो इंजीनियर में इसलिए बना। लेकिन अंडरग्रेड के बाद डेफिनेटली ये फिर मेरे अपने फैसले थे। बल्कि मैंने अंडरग्रेड जब शुरू किया उस वक्त भी मैंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया था कि मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ूँ। और ये बहुत ज़्यादा नई फील्ड थी उस ज़माने में, कम से कम पाकिस्तान में थी। और मैंने अंडरग्रेड पाकिस्तान में किया है। उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं अमेरिका आया हूँ। लेकिन मैंने अप्लाई हर जगह किया था पूरी दुनिया में। और आखिर में अल्लाह ने लिखा ही था अमेरिका का, तो मैं यहाँ आया हूँ। मास्टर्स शुरू किया है। पीएचडी मैंने बाय चांस शुरू की है। और ये मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इन सवालों को फिर बाद में क्लियरिफाई करूँगा कि काश कोई मेंटर होता वो मुझे उसको बताता कि पीएचडी क्यों ज़रूरी है और क्यों करनी चाहिए। लेकिन पीएचडी के दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि मामला ऐसे नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद मैंने अपना कोर्स ऑफ जो एक्शन है उसको चेंज किया है। मेरी पीएचडी में हम लोग करते थे, जो काम मोस्टली था वो हम लोग आयरन जो आइडेंटिफिकेशन होती है ब्रेन में, उस पर हमारा फोकस था। डेमेंशिया में जो भूलने की बीमारी होती है। फिर मैंने पहली पोस्ट डॉक की हार्वर्ड में। वो हम लोग बहुत स्पेसिफिक करते थे हेमरेजिक स्ट्रोक। जिस तरह स्ट्रोक होता है जिससे आपकी शरियानें बंद हो जाती हैं दिमाग की, इसमें ये होता है कि शरियानें फट जाती हैं तो उसको हेमरेजिक कहते हैं, हेमरेज हो जाता है ब्रेन में। उस पर किया था मेरा 2 साल में वहाँ रहा हूँ। और वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रिसर्च थी। उसके बाद फिर मैंने अगेन एक और बहुत बड़ा फैसला लिया कि मैंने सेकंड पोस्ट डॉक की थी। दूसरी मेरी पोस्ट डॉक वो नॉर्मल एजिंग में थी, जो हमारी एज रिलेटेड डेमेंशिया या भूलने की बीमारियां जो होती हैं उस पर था। और अब मैं ज़्यादा कैंसर में काम कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्यों मेंटोर होना ज़रूरी है और स्टूडेंट्स नॉर्मली मेंटोर की सिलेक्शन में क्या गलतियां करते हैं? ये मैं मेंटरशिप का काम कर रहा हूँ कुछ पिछले 20 सालों से। और शुरू के 5-6 साल मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ। और हम सब करते हैं अपने जो हमारी कैपेसिटी होती है जितना हम लोग कर सकते हैं। हर स्टूडेंट करता है, हर टीचर करता है, पढ़ा लिखा भी करता है, जो अनपढ़ होता है वो भी करता है, बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को। मैंने आपसे अपने पहले जवाब में जो बताया था कि मैंने पीएचडी शुरू की। और वो भी इसलिए कि एक पोजीशन आई, मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यूज हुए और उनको ये लगा कि मैं सबसे ज़्यादा उसके लिए जो सुटेबल कैंडिडेट होता है वो उभर के आया हूँ। तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद एहसास हुआ कि पीएचडी ये कोई क्रिकेट गेम नहीं है, 2020 मैच नहीं है कि आप खेल के बाहर आ जाएंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप पीएचडी करना, उसके बाद क्या करेंगे, करने रिसर्च किस पे करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे आती हैं, जो सवाल जिनका आपको जवाब चाहिए होते हैं। ये तो एक था। और ये आपका सिर्फ उस वक्त होता है चंद सालों के लिए, 4-5 साल जो आप पीएचडी कर रहे हैं। उसके बाद आपने पीएचडी के बाद क्या करना है, ये उससे बड़ा जवाब होता है। ठीक है। और मुझे सबसे बुरा सवाल लगता था जब कोई मुझसे पूछा था, वेयर वुड यू बी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स।
मतलब मुझे क्या मालूम, ये वो सवाल है जो मुझे बहुत ज्यादा कभी मुझे पसंद नहीं आया। कोई भी इंटरव्यू में पूछे, अब मैं सबसे हर एक से पूछता हूँ यही सवाल, और उनके चेहरे पे एक वो ना झुर्रियाँ आ जाती हैं कि ये किस किस्म का सवाल है, ये कौन पूछता है ये। तो ये इसके लिए जरूरी है मेंटर होना। अगर आपका मेंटर होगा तो वो आपको बताएगा कि इस जवाब का सवाल का जवाब कैसे दिया जाता है। और रिगार्ड जितनी भी आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स होती हैं वो अपनी जगह, आपके पास गोल्ड मेडल है, 4 GPA, आपने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, आपके पास मेंटर नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं पर ये दिक्कत होगी। अच्छा होता ये कि आप अपनी ज़िंदगी के जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको सिखा देते हैं कि आपने कैसे चेंज करना है और क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है बुरी है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है। असल में धोखे खाने से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं आती। तो वो धोखे आपको वैसे ही पड़ते हैं जब आप ठोकर खाते हैं गलत फैसला करके, या गलत जगह किसी फील्ड में जाके। तो आपने फिर चेंज करना होता है। मैंने 2 पोस्ट डॉक इसलिए की, 5 साल, 5 साल पोस्ट डॉक करना बहुत कोई भी नहीं करना। मैं किसी को नहीं कहूँगा वो 5 साल पोस्ट डॉक करे, कि मेरी गलती है, गलती मैं नहीं कहूँगा, सारे मैंने बहुत सीखा इन चीज़ों से। लेकिन अगर मुझे मालूम होता तो शायद मैं पहली या पहली पोस्ट डॉक के बाद या उसी के दौरान या सिलेक्शन में मैं डिफरेंट राउट लेता, डिफरेंट रास्ता लेता, और शायद 2-3 सालों में वही कर लेता जो मैं 5 सालों में मैंने किया है। ठीक है, तो ये मेंटर आपको बताता है, और मेंटर होना जरूरी है। आपका सबसे बेहतर मेंटर तो अगर एजुकेशन के हवाले से देखें, हायर एजुकेशन में वो आपका PhD एडवाइजर या मास्टर्स में आपका एडवाइजर है, वो होता है। ठीक है। अंडर ग्रेड में थोड़ा सा मामला गंभीर होता है, क्योंकि आप इतने छोटे होते हैं, आपको मालूम खुद नहीं होता। आप क्लासें कम लेते हैं और बाकी दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमते हैं, तो आपको वो इंटरेक्शन भी बहुत कम मिलता है। ये चीज़ें इस हवाले से आपका मेंटर का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको बताए आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, आपकी बेस्ट के ऊपर, और आपकी पर्सनल जो स्ट्रेंथ है उसके हवाले से आपने इस वक्त ये फैसला क्यों करना है। तो जो काम आप 10 साल में करेंगे वो आप 5-6 साल में कर सकते हैं, तो आपकी कुछ साल बच जाते हैं। ये एक जर्नलाइज बात है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही एग्जैक्टली हो, जस्ट इन नटशेल। इसलिए आपके पास मेंटर का होना बहुत जरूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, लेट्स से एक मेंटर आपने चूज कर लिया कि ये मेरे मेंटर हैं, तो उनसे मैक्सिमम बेनिफिट आप किस तरह ले सकते हैं? कि आप हर वक्त ज़ाहिर है उन्हें तंग नहीं कर सकते, आपको किसी खास काम में कोई एडवाइस चाहिए, आप उनके पास जाएंगे, मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने का तरीकाकार क्या है? ठीक है। किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पे, आपको मैनेजर हो, आपका बॉस हो, आपका दोस्त हो जो आपको इससे जानता हो, एज अ मेंटर ऑफ कोर्स आप उससे डिस्कस करते हैं। तो मैं भी अपने दोस्तों से डिस्कस करता हूँ जब भी मुझे जॉब बदलनी हो। जो मेरे दोस्त कराची पाकिस्तान से थे या अंडर ग्रेड में थे, जो अमेरिका में जो सिस्टम समझते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। तो 4-5 हैं, मैं उनके सामने देता हूँ ये मेरा सिचुएशन है। उस सिचुएशन की बेस पे वो मुझे थोड़ा सा दे देते हैं कि देखो इस तरह है। हर एक का अपना डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। अब वो मुझे मेंटर ही कर रहे हैं एक तरीके से। ये बेनिफिट है, ये प्रोज कॉन्स, और फिर आप उसी में से चुनते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सबने एक बोली हैं, कुछ ऐसी वो डिफरेंट हैं। तो हर एक की एक्सपर्टीज है। अब देखिए मैंने उनके सामने पेश क्या किया, अपना जो केस पेश किया था, ये नहीं किया था अच्छा बताओ मैं कौन सी जॉब लूँ, मैंने पूरे उनको बताया ये है, इस तरह से है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, या मैं इतना ऐसे समझता हूँ, तुम लोग क्या समझते हो। फैसला आखिर में मुझे ही करना है। मेंटर का भी यही होता है आपके पास। आप मेंटर के पास ही नहीं जाते। जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं ना, कि वो अक्सर कहते हैं अगर आपको कोई अच्छा प्रोग्राम मुझे 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 बताइएगा। यार मुझे कैसे पता आपका कोई प्रोग्राम को सूटेबल होगा, आपकी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आपकी अचीवमेंट्स, आप आपका स्ट्रेंथ क्या है, और आप किस एरिया में काम करते हैं। अब आप मुझे बोले मैं बेसिक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे PhD करनी है, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्किल्स क्या है, जो लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं आप कितना अच्छा करते हैं, आपका एथिक्स क्या है, तो मैं आपका चूज ही करूंगा। ऐसे सवाल कभी मत किया करें। मेरे पास ऐसे जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैं उनको जवाब ही नहीं दूंगा। ठीक है। अगर मेंटर होऊंगा तो मैं जवाब दूंगा भैया नहीं, इस तरह से बात नहीं की जाती। कभी भी उनके पास आप बताएं, किसी को इतना इख्तियार ना दें कि वो आपकी जिंदगी का फैसला करे। ये सबसे गलत तरीन वो है मेंटरशिप है। कोई भी मेंटर, जो अच्छा मेंटर होगा ना, वो आपको उल्टा डांटेगा, और मैं भी डांटता हूँ। फिर ईमेल में उनको ऐसी हार्श ही लिखता हूँ कि अगर मुझे फैसले करने हैं तो ठीक है, मैं आपकी क्यों, मैं किसी और का करूँ। इस तरह से नहीं होता। आपने जब एक तो कम्युनिकेशन ओपन रखें, और डिटेल में उनको बताएं ये सिचुएशन है, ये मैं करना चाह रहा हूँ या चाहती हूँ, आप क्या कहते हैं। तो फिर आपको एक पॉइंट देंगे, और देखिए मेंटर्स को मालूम होता है
जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं आपके आपके पास 6-7 पीएचडी स्टूडेंट्स हो सकते हैं एफ में, आप सबको अलग अलग मेंटर कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन की कैपेबिलिटीज। यहीं पर सेम थिंग यहाँ पर है कि आपके पास मेंटर होना जरूरी है। पर्सनल, प्रोफेशनल एंड करियर, किसी या एकेडमिक करियर आपका, वो आपको ऐसी चीजें देंगे टास्क कि आपको ये रियलाइज कराएं कि हाँ आप गलत करते हैं। एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो टेक्निकली भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसकी इंग्लिश वीक है, तो आपको ये नहीं कहेगा तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेंटर कभी ये नहीं बोलेगा। वो आपको हल्का बोलेगा यार आप ना इस चीज पे ज्यादा फोकस करो। एक है उसको सब कुछ आता है, उसकी स्टेटिस्टिक्स अच्छी नहीं है, वो आपको बोलेगा देखो तुम स्टेटिस्टिक्स पे कोर्स लो, उस पर ज्यादा वक्त बिताओ, ठीक है। इस तरह से वो छोटे मोटे आपको देगा। आपका काम है करना, आप नहीं करेंगे दोबारा उनके पास जाएंगे, वो आपको क्या कहेगा, पहला काम किया नहीं, तो इसका मतलब है आप सीरियस स्टूडेंट नहीं है। फिर वो आपको इस बात पे मेंटर करेगा कि आपको पहले सीरियस कराए कि आप वाकई काम करना चाहते हैं या बस हवाई फायर हैं, तीर चलाना अंधेरे में। तो ये काम होता है मेंटर का। लेकिन आप उनसे स्पेसिफिक सवाल जब आप पूछेंगे या जनरलाइज भी पूछ सकते हैं। आप ये अच्छा मुझे कोई रिसर्च टॉपिक दे दें, ऐसा नहीं होता। आप उनके पास बैठें, उनको बताएं ये मेरा इंटरेस्ट है, मैंने पेपर पढ़े हैं, ये मैंने रिपोर्ट बनाई है, आप इसकी बेस से मुझे बताएं कि ये सवाल सही लगता है नहीं लगता, या कुछ हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको सब जाविये दे रहा हूँ कि आप एज ए स्टूडेंट, जब आप पीजी स्टूडेंट हो, मास्टर्स हो और आप मेंटरशिप मांगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वैसे ही जाके मत बैठ जाए कि हमने ये काम करना है, आप बताएं कैसे करें। विश लिस्ट नहीं होनी चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट नो। आप उनको एक चीज दें और उनको ये बोलें ये मैंने किया है, अब बताएं कि ये मेरा सवाल ठीक है। ये विश लिस्ट नहीं हुई, आपने पूरी उनको एविडेंस दी है, पूरा उनको एक प्लान बना के दिया है। इसी तरह अगर आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट हैं, देखिए मुझसे अगर कोई पूछे, और पाकिस्तान में अगर मैं कभी आया और मुझे ये इख्तियार मिला, ज़रा मैं मोटाफोर यूज़ कर रहा हूँ, कि आप क्या चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करेंगे, और वो होगा उनकी ग्रूमिंग पे और कैरेक्टर बिल्डिंग पे। मैं उनको कोई मैथमेटिक्स फिजिक्स किसी चीज़ पे भी नहीं जाऊँगा। सबसे पहली चीज़ उनको बताऊंगा, आपने ईमेल कैसे लिखनी है, आपने प्रोफेशनल ज़्यादा बात कैसे करनी है, आपका स्टाइल क्या होना चाहिए। यहाँ ये आलम होता है कि मुझे स्टूडेंट ईमेल भेजते हैं, अगर आप वो ईमेल पढ़े ना, 5वीं जमात का बच्चा जो होगा वो अच्छी ईमेल लिख लेगा अगर उसकी तरबियत ठीक हुई होगी। 5वीं जमात का, हमें 5वीं जमात में सिखाया जाता है कि हेडमास्टर को छुट्टी की दरख्वास्त कैसे लिखनी है, कि बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, आप यहाँ ये होता है वो ईमेल लिखते हैं और आप कहते हैं रीड माई एसओपी, रीड माई डॉक्यूमेंट, यानी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और ये चीजें फिर उनको डांटो तो कहते हैं सर ये मेरी इट्स माई फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग ईमेल। आपने 22 साल में एक बार ईमेल नहीं लिखी, ये हो नहीं सकता ठीक है। आप मिलेनियम में पैदा हुए और आपको ये नहीं लिखी नंबर 1, और आपने कभी दरखास्त नहीं लिखी छुट्टी की, वही दरखास्त आपने ईमेल में लिखनी है, और रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट के साथ। देयर इज अ वे ऑफ राइटिंग। ये चीजें जो होती है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको मेंटर वो करेगा। और मैं ये रोज करता हूँ, मुझे जितनी भी वो डजन्स ऑफ ईमेल्स आती है उसमें ये गलतियां होती हैं। आपको अगर बात करने का सलीका तरीका नहीं आएगा, आपका मेंटर सिखाएगा, ठीक है। इंटरव्यूज हो गए, अभी भी देखिए मुझे भी आज 2-3 इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करानी है फॉर पीएचडी। तो आप उसमें देखिए, अगर आप बैठें और आप देखें उनको, तो आपको पता चलेगा कितनी गलतियां हैं। और आप उनका सीवी देखें तो अमेजिंग, उन्होंने पाकिस्तान में रहते उन्होंने पेपर पब्लिश किए हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने अच्छे पेपर पब्लिश किए हैं, लेकिन आपको प्रेजेंट करना नहीं आएगा, यू विल फेल, ठीक है। और इंटरव्यू में वो यही देखते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज पर्सनली क्या है। और एक बात जो मैं यहाँ बोलूँ, मैं भूल ना जाऊँ, लोग रोबोट नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा उसको किसी रोबोट को लाके अपनी लैब में बिठाए। उनको इंसान चाहिए, और इंसान की फीलिंग्स होती हैं, उनको पसंद नापसंद होती है। तो इंटरव्यू में वो ये देखते हैं कि आप इंसान हैं, आपकी अपनी पसंद नापसंद है, या आपने बस ही कर देना है ये मेरा सीवी है, जो आप देंगे कर लूंगा। नहीं भाई, आपने जो वो देंगे नहीं करना, जो आप चाहते हैं वो आपको देंगे कि आप क्या कर सकते नहीं कर सकते। तो ये चीज जो होती है ना, ये मेंटर सिखाता है कि डोंट थ्रो योर सेल्फ इन टू देयर गोल पोस्ट, के उन्होंने कहा कि नहीं, आप उनको बताएं मैंने ये सब किया है, ये मेरा प्लान है। ओपन एंडेड आप उनको रिसर्च वो देते हैं, और फिर वहां से डिस्कशन शुरू होती है। तो इस टॉपिक पे अगेन मैंने इस पर बहुत सी मिसालें वो दी जा सकती हैं, लेकिन नटशेल में यही है कि मेंटर आपको, जिस तरह बाप आपको सिखाते तमीज़, मेंटर आपको सिखाएगा प्रोफेशनल अंदाज में जो तमीज़ होती है, जो एथिक्स होते हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, वो भी उस हवाले से कि रिसर्च की एथिक्स हो गई, ज़्यादा प्रोफेशनल वो हो गई, और जो फॉर्मल तरीके से लोगों को अप्रोच करना, बात करना होता है, वो सब उसमें शामिल होता है। तो मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। एक बात अगेन, सॉरी टॉपिक, इस पर मैं घंटों बोल सकता हूँ। अंडर ग्रेड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जो अंडर ग्रेड बेचारे देखें उनको ये होता है कि सर हमने अंडर ग्रेड में रिसर्च नहीं की। अंडर ग्रेड रिसर्च के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अंडर ग्रेड इज नॉट टू मेक यू साइंटिस्ट, अंडर ग्रेड डिग्रीज आर डिजाइन कि आपको थोड़ा सा
हर चीज का एक्सपोजर दिया जाए, फिर आप खुद डिसाइड करते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अच्छा, मेंटर का काम ये भी होता है कि आपको हेल्प करे अगर आपने फील्ड चेंज करनी है। ठीक है, मैंने अंडर किया था इंजीनियरिंग में, मेरे अब्बू ने कहा था। ठीक है, उस जमाने में मेडिकल या इंजीनियरिंग होती थी, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, ये सब तो बाद में आया, राइट। अब अगर मुझे ये बाद में अंदाजा होता है कि नहीं मैं इस चीज में काम कर सकता हूँ, तो मेंटर ही आपको हेल्प करेगा कि आपने कैसे अपनी प्रोफाइल को करना हो। ये मैं रोज करता हूँ। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की, सिविल में, मैथ में, उसमें कंप्यूटर में, अब वो बिजनेस कर रहे हैं। और ट्रांजिशन अमेरिका में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने यहीं पे दिखाना होता है वाई यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और यहाँ पे आपको मेंटर हेल्प करेगा। डॉक्टर साहब, आई टोटली एग्री विद यू, 100% अग्रीड कि जो आजकल हमारी जो सिस्टम है उसमें से तालीम ही तालीम रह गई है, तरबियत बिल्कुल निकल गई कुछ है। नहीं है, कहीं और नहीं। आई टोटली एग्री कि स्टूडेंट्स को जब तक उनको कम्युनिकेशन नहीं आएगी, अपने पास जो उनका नॉलेज है उसको इफेक्टिवली ट्रांसफर करना नहीं आएगा, तो ये चीज तालीम का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने लगा। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि हम आपसे जो मैक्सिमम जो ब्रेड्थ है वो कवर कर लें, आपके पास जो टॉपिक्स हैं हम, वरना मुझे बहुत मजा आ रहा है इस टॉपिक पे बात करने का। थोड़ा सा टॉपिक का स्विच करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, स्टूडेंट्स जो नॉर्मली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, आजकल पाकिस्तान में बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जो स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं उनकी रेशो बहुत कम है। हम्म, क्या रीजन है, क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, और कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है? ठीक है। सबसे पहली बात, स्कॉलरशिप के बारे में अपने पड़ोसी से मत पूछिएगा। स्कॉलरशिप के बारे में फेसबुक पे मत पूछिएगा। स्कॉलरशिप के बारे में आप अपने किसी क्या कहते हैं, कोई किसी किस्म का भी सोशल मीडिया आप यूज ही करेंगे। आप सोशल मीडिया देखिए, मैं सबसे एफिलिएटेड हूँ, जितने भी मेंटर्स हैं टॉप इन पाकिस्तान, हम सब बात करते हैं आपस में। और हम सबको उस पर भी हम लोग शायद एक अलग से प्रोग्राम करें होपफुली, और वो सबके बड़ी पिक्चर पे, ताकि लोगों को अंदाजा हो। आप जब स्कॉलरशिप ऐसे अप्लाई, यानी मैं आपको ऐसे मिसाल दूंगा, आपको हंसी आएगी कि लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, उनको ये नहीं पता होता कि उनको उसकी बेसिक नहीं पता होती। पता है क्यों? और दोस्त ने बताया था तो इन्होंने अप्लाई कर दिया। सबसे बड़ी गलती, आप दोस्त के कहने पे क्यों कर रहे हैं? आपने खुद क्यों नहीं पढ़ा? एक लिंक है HSC का, ये आप उस पर जाएं और डिटेल पढ़ें। सब चीजें वहां मौजूद होती हैं। लेट्स से उसके अंदर कोई चीज क्लियर नहीं है, आप किसको ईमेल करेंगे? हसन साहब को। आपने जो है वो ये जा साहब को करना कि है अब या मुझे बोलेंगे। सबसे बड़ी गलती ये होती है, मुझे ईमेल आती है, सर ये ईमेल आई है यूनिवर्सिटी से, इसका क्या जवाब दूं? ठीक है, जवाब क्या देना है? सर इसमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो भाई ईमेल करो यूनिवर्सिटी को, पूछो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मुझसे क्या पूछ रहे हो? ठीक है, सबसे बड़ी गलती होती है। बात होती है हसन साहब की, पूछ रहे होता है, अयाज साहब से पूछ रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने डायरेक्टली उस शख्स से, एंटिटी से, यूनिवर्सिटी से पूछना है जिनका स्कॉलरशिप है। आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा, आपके पास कोई प्रॉपर वो नहीं रहेगा, क्या कहेंगे, एविडेंस। जब आप ईमेल करते हैं यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटी का ईमेल का रिप्लाई आ गया, ये आपके पास बाकायदा पेपर है, आप इसको कोर्ट लेके जा सकते हैं अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। बात में इतना स्ट्रांग होता है वो आपको डिटेल में बताएंगे ये जवाब है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी गलती, कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू होती है? जब वो पड़ोसी से पूछते हैं कि मैं ये अप्लाई करूं या ना करूं, वो कहते हैं नहीं तुम तो उससे काबिल ही नहीं हो। सबसे बड़ी गलती यहाँ से शुरू होती है। क्यों काबिल नहीं है? दो तीन, कि उनको, ये जो भाई साहब होते हैं उनको वही नाजिल होती है कि आपकी जीपी इतनी होनी चाहिए, फलाना ये होना चाहिए, फलाना, वो आपको बताता है और आप मान के बैठ जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। दोस्तों से ना पूछें। फेसबुक पे हम लोग भी ये सब शेयर करते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन। देयर इज अ स्कॉलरशिप इन USA, देयर इज अ स्कॉलरशिप दिस, लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाएं और फिर पूरी दुनिया खुली मौजूद है आपके पास। उस पे से देखें कि कौन सा आपके लिए फिट है, और फिर किस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको बड़े आराम से बोल दूं, कम से कम 1 साल लगेगा। अगर आपके पास 1 साल का सब्र नहीं है, अपना अप्लाई करें। इससे आसान जवाब मैं नहीं दे सकता। 1 साल, लिटरली 1 साल, 1 ईयर। ठीक है, और वो भी डिपेंडिंग आपकी वो डेडलाइंस कब है। USA में डेडलाइन आती है दिसंबर में। आप अभी पढ़ना शुरू करें, उसके बारे में तैयारी शुरू करें, 6 महीने में आप तैयारी करें, अप्लाई करें। अगले साल सितंबर में आप यहाँ होंगे अगर आपने हर चीज़ प्रॉपरली की हो। ठीक है, अमेरिका में सारी PhD फंडेड है। ये तो ऑफकोर्स मैं PhD की बात कर रहा हूँ। आपके आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आपने 1 साल तरीके से लगाया। ऐसे ही मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने 2017 से मैं मेंटर कर रहा हूँ, 2016 में मिला था, इस साल अमेरिका आएंगे वो। तो लगातार 3 साल उन्होंने अप्लाई किया। गलतियाँ अपनी होती हैं लेकिन नसीब भी होता है। देखिए, स्कॉलरशिप अप्लाई करने के चांसेस बहुत कम है, तो आपको इस बात पे परेशान नहीं होना चाहिए।
1000 लोगों को मैं अगर वो करता हूँ, लेक्चर देता हूँ, तो उसमें से 100 सुनेंगे, 900 तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए, क्योंकि दे आर नॉट इवन इनटू दैट स्कॉलरशिप। 100 में से फिर आपके पास 10 ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं कि यस हमने अप्लाई करना है और तरीके से अप्लाई करना है। ये नहीं कि अच्छा 100 ने अप्लाई तो किया लेकिन उस पर ज़्यादा दिलो दिमाग नहीं लगाया। 10 ने लगाया, 10 में से एक को मिल जाएगा। तो आप रेशियो देखें क्या, 1 in 1000, एंड यस दैट्स फाइन। अगर आप पीएचडीज देखें जर्नली उनका परसेंटेज बहुत कम है, 1% होगा, लेस देन 1% होगा, अराउंड 1% होगा। लेकिन ऑफ कोर्स जनरली स्कॉलरशिप मिलना जो है वो थोड़ा सा हाई, इसलिए कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप इज नॉट जस्ट फॉर पीएचडी। ठीक है, तो ये रेशियो कम होगा। लेकिन आप वो देखिए आपकी नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है। आपने पहले तरीके से सुना, तरीके से पढ़ा और तरीके से अप्लाई किया, 3 पॉइंट्स हैं। आपने शुरू भी वहीं से किया कि पड़ोसी से पूछा, खाला के बेटे से, मामू के बेटे से, एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सेकंड, स्कॉलरशिप इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि अम्मी ने कहा था देखो फलाना ने तो ये पढ़ लिया, तुमने कुछ नहीं किया, ये मोटिवेशन ही गलत है। ठीक है, या फलाना शख्स ने कहा था कि तुम नहीं कर सकते तो मैं करके दिखाऊंगा, ये मोटिवेशन भी गलत है। देखिए मोटिवेशन किस चीज की होती है, आपने मास्टर्स करना है या पीएचडी करना है, इसलिए करना है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल जो हैं, जो आपने आज से 10 साल बाद करने हैं, उसके लिए ये स्टेपिंग स्टोन है, इसके ऊपर आप पैर रख के आगे जंप लगाएंगे। अगर ये इसके लिए जरूरी नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसलिए मैं दोबारा दूसरे सवाल पे जाऊंगा, इसलिए मेंटर का होना जरूरी है। मेंटर आपको बता के बेटा आपको नहीं जरूरत इस मास्टर्स डिग्री की, आपको उस मास्टर्स डिग्री की जरूरत है, या आपको मास्टर की जरूरत नहीं है, आप पीएचडी करें। तो फिर आपने जब बड़ी मारनी है, मास्टर्स पे नहीं जाना। आप समझ रहे हैं ना बात, कि एक तो आपने इन्फॉर्मेशन गलत जगह से ली, फिर आपकी मोटिवेशन ही गलत है, और गलत की बात अगर आपका मेंटर नहीं हुआ तो फिर आप तो वही इधर उधर हाथ पैर मारते रहेंगे, और डूबते को तिनके का सहारा, फिर जो भी चीज हाथ में आई वो ले लेते हैं आप, और फिर बाद में कहते हैं मैंने तो मेहनत बहुत की थी, कुछ नहीं मिला। नहीं, आपने मेहनत की थी, बहुत की, अरे आप काफी देर तक तैर रहे थे, लेकिन आपने सही डायरेक्शन में नहीं की, तो उसमें क्या था, आपने इन्फॉर्मेशन सही नहीं ली और आपके पास मेंटर ठीक नहीं था। ठीक है, तो ये तो दो आपको मैंने बड़े वो दे दिए, कि इंफॉर्मेशन लेना, और फिर उसके बाद मोटिवेशन ठीक नहीं। थर्ड, कम्युनिकेशन। देखिए हर चीज़ दुनिया में कम्युनिकेशन पे चलती है। अभी वज़ारे मैंने हल्का सा हिंट दिया था कि अगर आपका कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप रन कर रहे हैं और आपसे मैं ईमेल ना पूछूं, ठीक है, इंफॉर्मेशन ना लूं और मुझसे पूछूं, तो मुझे क्या मालूम कि पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी क्या है। मैं तो अमेरिकन बता सकता हूँ। अब आपसे वो पूछ मुझसे रहे कि बताएं कि मुझे उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, जवाब आप दें। जगह ही गलत है, आप गलत दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं। और ये देखिए, ये 1990 नहीं कि आपने खत लिखे पोस्ट में डालना है, पोस्ट जाएगा 1 महीने बाद जवाब आएगा, नहीं। आप ईमेल करें, आपको कल जवाब मिल जाता है। तो उसमें भी इनको अगर देखिए फिंगर टिप्स पे आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, अगर आप अभी भी इससे फायदा नहीं ले सकते, दैट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे लोगों की मतलब ये होता है ना कि आप अपना टाइम लगा रहे हैं, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा आप करें ना, आपको आ जाएगा। तो 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, नंबर 1 तो वही था कि आपने इन्फॉर्मेशन गलत जगह से ली, मोटिवेशन आपकी गलत है। ठीक है, और थर्ड क्या है, वो ये कि आप कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर रहे। कम्युनिकेशन क्लीन होगी, सब कुछ ठीक रहेगा। चौथा क्या है, देखें मैं हूँ, मैं सच में और भी इस तरह मेंटर हैं तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सारे मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ में अपने इतने एलुमनाई हो गए, आपने कितने लोग अप्लाई करते हैं। तो ये सब फ़ायदा है ना कि आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम भी है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो बहुत ज़्यादा केओस जनरेट होता है, फिर आपको ये नहीं पता होता कि कहाँ जाना है। ठीक है, इसमें देखें तो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव है। नेगेटिव ये कि आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप उसी में से रास्ता निकाल लेंगे। तो मैं जर्नली इस बात का वो हूँ कि ये मैस ऐसा ही रहना चाहिए, इसको साफ नहीं करना चाहिए, ताकि जो मेहनत करने वाला बच्चा होगा वो खुद बहुत बाहर आ जाएगा। और दिस इज हाउ यू यू शुड ट्रेन देम। ठीक है, ये सुनना भी अल्लाह की कि अल्लाह ने हर प्रॉफिट को पहले उनको इतने वो दिए हैं, कि उनको इतने सख्त हालात से गुजारा है, फिर प्रोफेसी दी है। ठीक है, किसी भी ईसा अलैहि सलाम के अलावा हर एक को उन्होंने एक ऐसा मुश्किल और वो दिया है ना, टफ टाइम दिया है कि दे गेट बिकम सॉलिड। जब वो बन जाते हैं, कुंदन बन जाते हैं, फिर उनको प्रोफेसी दी गई कि अब देखो अब तुम्हें दुनिया को फेस करना है। सेम अगर आप अपनी जिंदगी में लगाएं तो आपने छोटी मोटी चीजों से आगे बढ़ना है, कि मेहनत की है, सही रास्ते में की है, लर्न किया। मैंने कहा ना, धोखा खाने से आपको अकल आती है, तो ये धोखे होंगे, ठोकरे होंगे ना, धोखा बट ठोकर आप कह सकते हैं। करते करते आप बनते हैं, फिर आपको अंदाजा होता है कि अच्छा ये सिस्टम ऐसा है, और उसी में आपको मेंटर मिल जाता है। और देखिए मैं हूँ और बहुत लोग हैं। देखिए मैं एक वक्त में कितने मेंटर कर सकता हूँ, मैं लेक्चर दे सकता हूँ हजारों को, लेकिन मैं मेंटर कर सकता हूँ कुछ डजन को। हमें फिर लोग बहुत ज़्यादा चाहिए मेंटरशिप में। ठीक है, अब ज़ारे इतनी मेहनत के बाद इतने स्टूडेंट्स हैं जो कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेंटर में भी अच्छा बुरा होता है, टीचर में भी अच्छा बुरा होता है, रिसर्चर में भी अच्छा बुरा होता है। तो उस पर भी लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, सिर्फ
देखना चाहिए कि कहाँ उनको बेहतर अंदाज में फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ फिर आपकी पर्सनल वो आती है करेक्टर, कि आप कितनी अच्छे अंदाज में अपना जाविया बदल के और सही जगह पे दरवाजे पर नॉक करते हैं और चीज़ को हासिल करते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। देखें, सबसे जो अभी पांचवा ही होगा, सबसे जो मुझे बहुत इससे मुझे गुस्सा भी आता है, आप इनको मेरे पास वीडियोस बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 10-15 होंगी, और उसमें मैंने चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। वही चीज़ जो मैंने वीडियो में डिफाइन की है, मैं इनको बिल्कुल लेने 1 घंटा लगा के, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन का निचोड़ मैंने दिया हुआ है, इनको स्टूडेंट को आप भेजें लिंक, वो देखते ही नहीं है। वही गलतियां उन्होंने सीवी के ऊपर की हुई होती हैं, लेटर में की हुई होती हैं, ईमेल में की होती हैं। मैं कहता हूं, देखो ये तो प्रॉब्लम है। अगर आप एक वीडियो देख के नहीं कर सकते ना, और एक ईमेल नहीं लिख सकते, आप स्कॉलरशिप में असाइनमेंट कैसे लिखेंगे, आप एग्जाम कैसे लिखेंगे, आप पेपर कैसे लिखेंगे, आप प्रेजेंट कैसे करेंगे? नहीं नहीं, वो बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं, आपने अभी नहीं किया ना, तो बाद में भी नहीं होगा। ये सबसे बड़ा धोखा आप अपने आप को ये दे रहे हैं कि बाद में होगा। कुछ नहीं होगा। जो आप अभी हैं वो आप बाद में होंगे। आपने आज नहीं बदला तो कल भी नहीं होगा। ठीक है? और उस वक्त प्रॉब्लम क्या होगी, लेकिन अभी मैं असिस्ट कर रहा हूँ, उस वक्त एडमिशन कमेटी आपको असिस्ट करेगी एडमिशन के लिए, और उसके बाद पीएचडी कमेटी करेगी पीएचडी के लिए, या मास्टर्स की करेगी उसके लिए। आपने आज अच्छा नहीं किया बिहेवियर, कल भी ये प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है? तो अगर हम लोग डांटे तो अच्छा है कि एडमिशन कमेटी आपको रिजेक्ट कर दे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, और जब ये लोग इंस्ट्रक्शंस यहाँ तक बुरे हालात होते हैं कि उन्होंने कहा कि आप एसओपी लिखें, या पर्सनल स्टेटमेंट लिखें, या मोटिवेशन लेटर लिखें। ये लोग करते क्या है, या अलग टॉपिक है, इसमें मेरी सारी वीडियोस मौजूद हैं, पूरी सीवी को वो टेक्स्ट में लिख देते हैं। माय नेम इज दिस, फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, आई डिड स्कॉलर, आई डिड 4 जीपीए, गोल्ड मेडलिस्ट, ये फलाना। एक लिस्ट होती है किसी चीज की, पूरी सीवी की। इतनी बोरिंग। देखिए, आपको उन्होंने एक लेटर दिया है, इसमें ऐसी चीजें लिखें जो उनको नहीं मालूम, ताकि वो आपको करें कि वाह, ये इंसान, ये ह्यूमन बीइंग है, उसकी फीलिंग्स है, उसकी चीजें हैं। तो ये लोग इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते। करते क्या है, ये देखते हैं किसी और की किताब, किसी और की वो पढ़ते हैं एसओपी, उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्यों? उसको मिली थी। अरे भाई, उसको गलती से मिल गई होगी, उसने भी अच्छा नहीं लिखा था, लेकिन आप उसी की कॉपी पेस्ट करके क्या लिख रहे हैं, अपनी दास्तान लिख रहे हैं। ये दास्तान आपकी डॉक्टर है। साहब, आपको आपको मादरत के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ. We want to keep it very precise, but I'm sure this is going to be an amazing session for the students. मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप काइंडली से रैप अप कीजिएगा with the message to the youngsters or the young students or the researchers वगैरह. इसको आप क्विकली वाइंड अप कीजिएगा. उसमें मैसेज आप जरूर इंक्लूड कीजिएगा उसमें. ठीक है, अच्छा। तो देखें, आपके पास जितने भी स्टूडेंट हैं आउटडोर, सबसे क्लियर मैसेज, बड़ा ओपन। अगर आपने पूरा वो नहीं देखना वीडियो, सिर्फ ये 5 मिनट 3 मिनट देख लें, आपके पास इंफॉर्मेशन फिंगरप्रिंट्स पर है, आपकी फिंगर टिप्स पे, सॉरी, आप किसी वक्त भी देख सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन बाहर मौजूद है। सबको देखें, सबको पढ़ें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ऑनलाइन है, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, फोरम बने हुए, फेसबुक पे, हर किस्म की उस पर आप इंफॉर्मेशन पढ़ें। आपने वक्त लगाना होगा, महीना 2 महीना आपको लग जाएंगे। ये शुरू में बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, फिर आपको खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि कहाँ पर कॉमन चीज़ें हैं, वो एटलीस्ट आपको हो जाएंगी, फिर बाद में चीज़ें आप देख सकते हैं। आपके पास ये बहाना है ही नहीं कि मुझे नहीं मालूम था। यूट्यूब पे, गूगल पे हर चीज़ मौजूद है। ठीक है? तो ये बहाना नहीं चलेगा। तो आप ये बहाने से बाहर आ जाएं कि हमें मालूम नहीं था। वेल, आप वहाँ मालूम करें। ये एक नंबर 1 में मैसेज दूंगा उनको कि उनके पास कोई बहाना नहीं होगा। सेकेंड, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन सब मौजूद है, हर चीज़ स्ट्रीमलाइंड है। अगर कोई स्टूडेंट आज ये वो करता है ना कि करियर अपनी वो कर लेता है, कि जहन बना लेता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके पास सारी चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं, जिसकी बेस पे वो खुद अप्लाई कर सकता है, विदाउट माई हेल्प, विदाउट एनी बडी हेल्प। आप यकीन जाने, डजन ऑफ स्टूडेंट्स, सैकड़ों स्टूडेंट्स अमेरिका हर साल आते हैं बगैर किसी मेंटर के। आप भी कर सकते हैं। हर चीज़ ऑनलाइन मौजूद है। कम्युनिकेशन आप उससे करेंगे, इंस्ट्रक्शंस आप प्रॉपरली पढ़ेंगे, पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने सीवी और ईमेल्स लिखेंगे और उसी की बेस पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है? आपने जब, और तीसरी चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली कहूँगा, कभी भी किसी पड़ोसी से, मामू ज़ाद, चाचा ज़ाद से ना पूछें। आप ये देखें उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है आपका एक डिग्री, सीवी, मोटिवेशन लेटर, और जो भी उनकी का रिक्वायरमेंट है वो करें और अप्लाई कर दें। ये मत सोचें फलाना ने कहा था कि ये नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है। डोंट लिसन टू देम। मैं आपको हज़ारों स्टूडेंट्स दिखा सकता हूँ जिनको यही मशवरा दिया है, वो सबको स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ठीक है? तो ये जहन में रखिएगा कि आपने किसी से नहीं पूछना, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ही कम्युनिकेशन करनी है। अप्लाई करें जब आपने सारे रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हैं। ठीक है? एंड द लास्ट वन, हैव अ पेशेंस। इस एडमिशन प्रोसेस में 2-3 महीने लग जाते हैं डिसीजन आने में।
इन द मीनवाइल आपने क्या करना है, अप्लाई एवरीवेयर। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगा, प्लीज खुदा के वास्ते अपने ऊपर दरवाजे ना बंद करें दुनिया के, सिर्फ ये सोचकर कि वहां एडमिशन नहीं होगा। आप पूरी दुनिया में अप्लाई करें, ठीक है, पूरी दुनिया में आपको अप्लाई किया आपने और आपके पास 2-3 ऑफर्स आ गई, फिर डिसाइड कीजिएगा ये लूं, ये वाला लूं, ये वाला। जब अल्लाह ने आपको दे दी 3 ऑप्शंस, ठीक है, वरना एटलीस्ट वन आए तो वन लें, एक ही लें। अगर आपने यही सोचा अच्छा मुझे सब जगह नहीं अप्लाई करना, मुझे सिर्फ इस मुल्क में करना है, आपने पूरी दुनिया के दरवाजे बंद कर दिए अपने आप पर, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। इससे बड़ी गलती कुछ और नहीं हो सकती। ठीक है, डिसीजन उस वक्त कीजिएगा जब आपके पास ऑफर आ जाए, उसके अलावा हर जगह अप्लाई करें और दिल खोल के अप्लाई करें। ठीक है, तो ये मेरे 3-4 मैसेजेस होंगे एज अ रैप अप। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। I totally agree. यानी I mean there is no point which seems arguable. I mean this is amazing. डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। हमारा ये सेशन निहायत मुख्तसर टाइम के लिए था। हम आपसे रिक्वेस्ट इंशाल्लाह करेंगे कि आप फ्यूचर में भी हमें एक लंबे सेशन में, जिसमें एक वेबिनार टाइप कोई सेशन हम अरेंज करें, उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।